नमस्कार देवियों सज्जनों। तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है द वेरी वाइड ब्लैंक। किताब का नाम द जीन, लिखी गई है सिद्धार्थ मुखर्जी के द्वारा। हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज इस चैप्टर को पढ़ें, चैप्टर वाइज इस किताब को पढ़ें। तो आज का चैप्टर द वेरी वाइड ब्लैंक। वेलकम। तो भैया अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और अगला चैप्टर है द वेरी वाइड ब्लैंक। क्या है मतलब ब्लैंक, खाली, है ना। हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, जो डार्विन और मेंडल का जो रिश्ता है वो ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ डार्विन ये बताते हैं कि बड़े लेवल पे चीज़ें, बदलाव किस तरीके से आ रहा है, और वहीं पर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरीके से ट्रेट, कैरेक्टर्स, आँखों का रंग, हाइट, ये सारी चीज़ें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे पास हो रही हैं, ये सब बताया था मेंडल ने। लेकिन ये बातें अब की है ना, जब हम रेट्रोस्पेक्टिवली सोचते हैं कि अच्छा दोनों ने ये दोनों चीज़ें दी थी और दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। लेकिन जब ये अपने अपने समय में जब लड़ रहे थे, एक तो मिले ही नहीं एक दूसरे को पढ़ा ही नहीं, एक दूसरे को भी जाना ही नहीं, तो अपनी अपनी आइडियाज़ को ही इन्होंने जाना बूझा। तो डार्विन के आइडिया में, डार्विन के खुद के मुताबिक यही वो ब्लैंक है कि डार्विन जिस चीज़ को समझना चाह रहे हैं। क्योंकि डार्विन के बातों को होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, कुछ बातें का होना लाजमी है। क्या चीज़ कि एक एग्जांपल जो हम हमेशा से जानते हैं कि एक ही तरीके की चिड़ियाएँ थीं, अलग अलग आइलैंड पे गईं और वहाँ पर अलग अलग तरीके का खाना मिला, और इसलिए जिस तरीके का खाना मिला उस तरीके की चोंच हो गई। अब ये स्टेटमेंट ना बहुत ही इवोल्यूशन की एक बहुत ही गलत तस्वीर पेश करता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लोगों को लगता है कि जैसे कि वो चिड़िया सोच रही थी, उसको लग रहा था कि अच्छा मेरे को इस पर्टिकुलर आइलैंड पे मोटा दाना या मोटा बीज मिलेगा, मैं अपनी जो चोंच है उसको ऐसे पैरट की तरह कर लेती हूँ ताकि मैं बीज को काट पाऊँ। अच्छा इस पर्टिकुलर आइलैंड पर जो है वो वर्ब्स ज़्यादा मिलेंगे जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो मैं अपनी चोंच को थोड़ी पतली और लंबी कर लूँ तो मैं अच्छे तरीके से वो निकाल पाऊँगी, मतलब वर्म निकाल पाऊँगी और मैं खा पाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक रात को ठंड का तूफ़ान आया, और ठंड का तूफ़ान आया तो वो लोगों को सोचने में ऐसा लगेगा कि अच्छा ठंड 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 आई है, तो कोई बंदा होगा अपना दिमाग लगाएगा और रजाई लेके आएगा और उसको ओढ़ करके सोएगा, और जो बंदा ओढ़ करके सोएगा वो ज़िंदा बच जाएगा सुबह तक, जो ओढ़ के नहीं सोएगा वो मर जाएगा। अब इस आर्ग्यूमेंट में एक कमी है, और कमी ये है कि यहाँ पर हम एंथ्रोपोजेनिकली सोच रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं कि अच्छा बंदे को दिखा कि ठंड है, फिर वो गया रजाई लेने, रजाई ली और ठंड में ओढ़ के सो गया और ज़िंदा बच गया अगली सुबह तक। 50 लोग थे, 3 लोग ज़िंदा बचे, मान लो कि जो ऐसे रजाई ले आए। लेकिन नेचर में रजाई ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब कि पहले से ही किन्हीं 3 लोगों के बगल में रजाई रखी हुई थी, उनको कुछ ज़रूरत नहीं थी तो कोई ओढ़ भी नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ी तो 3 ये वो लोग, 50 में से वो 3 लोग जिनके बगल में रजाई पड़ी हुई थी, उन्होंने रजाई ओढ़ ली बस, क्योंकि उनके पास थी ऑलरेडी। और यही 3 लोग हैं जो ज़िंदा बचे अगली सुबह तक। तो ऐसा नहीं है कि पक्षी सोच करके अपनी चोंच बदल लेगा। असल में वही ऑर्गेनिज्म या उस चोंच वाले ही पक्षी ज़िंदा बच पाते हैं जिनकी पहले से चोंच ऐसी थी। और जब चोंच, मान लीजिए कि गलती से उस पर्टिकुलर आइलैंड पे एक नॉर्मल चोंच वाली चिड़िया से गलती से एक लंबी चोंच वाली चिड़िया पैदा हो गई, और जब पैदा हो गई तो वो लंबी चोंच वाली चिड़िया जल्दी से निकाल पाती थी ज़मीन में से वर्म को और जल्दी जल्दी खा लेती थी। अब ये जो चिड़िया है इसी को खाना आसानी से मिलेगा, यही भरी पूरी होगी, यही चिड़िया दूसरी चिड़ियाओं के साथ सेक्स करेगी। हम यहाँ चिड़िया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन फिंच शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। और उसी के बच्चे होंगे, और उनके बच्चों में ये ट्रेट जाना चाहिए, ये लंबी चोंच वाला ट्रेट। और फिर देखेंगे हम धीरे धीरे इस पर्टिकुलर आइलैंड पर धीरे धीरे नॉर्मल चोंच वाली चिड़िया का नंबर कम होता चला जाएगा, और जो लंबी और पतली चोंच वाली जो चिड़िया हैं उनका नंबर बढ़ता चला जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस आइलैंड पे केवल और केवल लंबी चोंच वाली चिड़िया मिलेंगी।
तो ये जो चैप्टर का नाम है द वेरी वाइड ब्लैंक, वो यही ब्लैंक है कि ये बात होने के लिए, किसी एक स्पीशीज़ की दूसरी स्पीशीज़ में तब्दील होने के लिए बात बड़ी ज़रूरी है कि एक नॉर्मल चोंच वाली चिड़िया से एक लंबी या दूसरे टाइप की चोंच वाली चिड़िया बन सके, मतलब कि एक म्यूटेशन हो सके, एक इस तरीके की बदलाव आ सके। ये वेरिएशन, यहाँ से ही शब्द आ रहा है, वो बदलाव, वो वेरिएशन आ सके, ये बात एक प्री रिक्विजिट है, होनी ही चाहिए। और दूसरा कि वो पर्टिकुलर जो बदलाव हुआ है वो उसकी अगली जनरेशन में भी जाए, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि उससे अगली जनरेशन में नहीं जाएगा तो फिर भी उसका उस लंबी चोंच का कोई फ़ायदा नहीं, अगर एक पर्टिकुलर जनरेशन में आने के बाद समाप्त हो जाती है तो उसका अगली जनरेशन में जाना भी बड़ा ज़रूरी है। तो दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो हेरिडिटी को अब एक तरीके से बता रहे थे, और वो दो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाने पर दो चीज़ों में रस्साकशी होती है, और ये दो कॉन्सेप्ट हैं म्यूटेशन और स्टेबिलिटी। म्यूटेशन के ज़रिए, आज हम जानते हैं और भी कारण है, लेकिन हम जानते हैं कि म्यूटेशन के ज़रिए वो वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, वो नॉर्मल पॉपुलेशन में हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर वेरिएशन। कल को कुछ नई फिल्म आती है, एक ऐसी फिल्म आती है जिसके अंदर में उल्टे हाथ से लिखता है हीरो, और लोग पगला जाते हैं, औरतें पगला जाती हैं कि भैया उल्टे हाथ वाले, अब औरतें ढूंढ रही हैं उल्टे हाथ वालों को कि लेफ्ट हैंड से कौन लिखते हैं, और उनके साथ ही ज़्यादा सेक्स हो रहा है, उन्हीं के बच्चे पैदा हो रहे हैं, और फिर वहाँ पर माशरे में 100-200 साल से यही प्रचलन चल रहा है कि उन लोगों को ज़्यादा सेक्सी माना जाता है जिन जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में लेफ्ट हैंड से लिखने वालों की जो संख्या है वो बढ़ने लग रही है, मिलेगा बिल्कुल उसी तरीके से। दो चीज़ें, एक म्यूटेशन के बदलाव, वेरिएशन एग्जिस्ट करने चाहिए कि भैया हमारी पॉपुलेशन में पहले से दो लोग होने चाहिए, एक जो सीधे हाथ से लिख रहे थे और जो उल्टे हाथ से लिख रहे थे। अगर सभी सीधे हाथ से लिख रहे होते तो बात पैदा ही नहीं होती, कोई कुछ कहता ही नहीं। अब वेरिएशन आया तो वो वेरिएशन या तो सिलेक्ट हो जाएगा या तो नहीं सिलेक्ट होगा, नहीं सिलेक्ट होगा तो उसका कोई जिक्र ही नहीं करेगा। ऐसे कितने अलग अलग तरीके के फीचर थे जो इस दुनिया में आए और गायब भी हो गए, किसी को कोई आइडिया ही नहीं है क्योंकि वो सिलेक्ट ही नहीं हुए, रुके ही नहीं। लेकिन वो फीचर जो सिलेक्ट होते चले गए वो हमें नज़र आ रहे हैं धीरे धीरे, और इसलिए ये दो पर्टिकुलर प्रोसेसेस बेहद ज़रूरी हैं जो कि इस वाइड गैप को दिखाते हैं। आसान भाषा में जो मेंडल ने किया वही वो वाइड गैप है जिसकी तलाश अपनी पूरी ज़िंदगी मेंडल करते रहे, लेकिन वो उन्हें कभी मिलेगा ही नहीं। और जब डार्विन का समय चल रहा था, ऐसा नहीं है कि उस वक्त इवोल्यूशन शब्द डार्विन ने बताया है, ये आइडिया कि चीज़ें बदलती हैं ये बहुत डार्विन से बहुत पहले से ही आइडिया है। डार्विन ने तो केवल और केवल वो सटीक ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन दी इस बात की कि आखिर जो मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन है वो किस तरीके से काम करता है, जिसको हम आज जानते हैं वो क्या है। मोटा माटी देखा जाए तो वेरिएशन क्रिएट होंगे और उन वेरिएशंस में से एक वेरिएशन सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर उस वेरिएशन के अलग अलग वेरिएशन क्रिएट होंगे, फिर उसमें से अगली प्रजाति अगली जनरेशन में वेरिएशन सिलेक्शन, इस तरीके से गाड़ी जो है चलती है। और ये जो वेरिएशन है ये रैंडम है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, ये रैंडम होता है। अब ये इनसे ऊपर की जो जनरेशन थी, इनसे ऊपर के जो लोग थे, यहाँ तक कि डार्विन के पिताजी तक ने भी इवोल्यूशन पे थोड़ा बहुत काम किया। ये आइडिया माशरे में था, ये एग्जिस्ट करता था। ऐसा नहीं कि दुनिया को पहली बार इवोल्यूशन के आइडिया से डार्विन ने रूबरू कराया ना। अब लेमार्क भाई साहब जो इतना ज़्यादा सबसे ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं डार्विन के बाद, तो वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे असल में, और उनका एग्जाम्पल जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म जैसे जिराफ है, तो जिराफ के जो जब जिराफ के पुराने वो देखते हैं हम कि धरती की अलग अलग लेयर्स के अंदर में जो जिराफ के जो एंसेस्टर्स हैं उनकी हमको जब हड्डियां मिलती हैं तो पता चलता है कि जिराफ की जो गर्दन है वो धीरे धीरे समय के साथ लंबी हुई है। और इसी बात को देख करके अलग अलग लोग अलग अलग हाइपोथेसिस देते हैं। लेमार्क भाई साहब ने यह हाइपोथेसिस दी कि भैया वो अपनी गर्दन का इस्तेमाल करते थे, ज़्यादा गर्दन उचकाने की कोशिश करते थे। जो ज़्यादा गर्दन उचकाने की कोशिश करेगा मतलब उतना ज़्यादा यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन होगा, जितना उस पर्टिकुलर ऑर्गन का इस्तेमाल होगा वो उतना ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा। और इस तरीके से हमें धीरे धीरे एक नई तरीके से दिखने वाली जो स्पीशीज़ है वो मिल सकती है। ये लेमार्क भाई साहब का कहना था।
जो कि आज हम जानते हैं कि गलत साबित हुआ थोड़े समय के बाद। और उसके बाद कुछ ट्रेट हमें ऐसे मिले जो आप अपनी अगर आप एक्वायर करें अपनी ज़िंदगी के अंदर में, तो अपनी प्रोजेनी के अंदर में, अपने बच्चों के अंदर में उस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को डाल सकते हैं। उसको नियो लेमार्किज्म की कैटेगरी से आज हम पढ़ते हैं कि डाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो उस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित आइडिया था वो लेमार्क भाई साहब का आइडिया था। तो हम 3-4 चीज़ें याद रखें कि इवोल्यूशन का आइडिया डार्विन भाई साहब ने नहीं दिया। डार्विन भाई साहब ने उसकी अच्छी व्याख्या की है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि ग्रेविटी चिल्लाने के लिए न्यूटन भाई साहब सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, लेकिन ग्रेविटी की सही व्याख्या उन्होंने अच्छी की थी ना, उनसे, उनके प्रेडेसेसर से, मतलब कि उनके जो ऊपर के लोग थे उनसे और अच्छी व्याख्या की थी। लोग पहले बोलते थे कि भाई कि जो चीज़ें हैं वो धरती की तरफ भागती हैं। उन्होंने बोला नहीं, देखो धरती की तरफ, अगर सेब धरती की तरफ गिर रहा है तो धरती भी सेब की तरफ गिर रही है। वो तो धरती का मास इतना ज़्यादा है कि वो जल्दी से सेब की तरफ आ नहीं पाता। जितने में वो फेम्टोमीटर धरती चलेगी उतने में तो सेब जो है वो गिर जाता है। लेकिन यकीन माने, जब भी आप उछलते हैं उतने में धरती भी उछलती है। वो आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। वो एटम के न्यूक्लियस के करोड़वें हिस्से के बराबर धरती हिली होगी, लेकिन हिली आपके उछलने से भी। बस उसका मास इतना ज़्यादा है कि उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो हिलेगी। तो वो व्याख्या है जिसमें उन्होंने बहुत सटीकता से बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फ़ोर्स है वो दोनों के मास पे निर्भर करेगा, और जो उनकी दूरी जैसे-जैसे बढ़ेगी उससे दुगनी रफ़्तार से वो जो फ़ोर्स है वो कम होगी। और वहीं से फ़ॉर्मूला निकला G1 m1 m2/r² वाला फ़ॉर्मूला निकला। लेकिन हम जानते हैं कि कई ऐसे केसेज़ आए जहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, जिसको कि हम पढ़ेंगे नील डिग्रीस टाइसन और बाकी दूसरी किताबों के अंदर में। लेकिन उस ही ग्रेविटी की और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से व्याख्या की हमारे आइंस्टीन भाई साहब ने, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो और जब भी ज़्यादा बेहतरीन व्याख्या है। तो यही है कि ग्रेविटी का आइडिया हम देख रहे हैं कि ग्रेविटी का आइडिया अलेक्जेंडर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, प्लेटो, न्यूटन और आइंस्टीन सबको था। लेकिन हम देख रहे हैं कि सब लोग जो व्याख्याएँ हैं, एक्सप्लेनेशन है, वो बस बेहतर करते चले जा रहे हैं, और सबसे अच्छी व्याख्या आइंस्टीन भाई साहब ने दी है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो जो इवोल्यूशन का आइडिया है वो बहुत पहले से एग्ज़िस्ट करता है। बस उसकी जो व्याख्याएँ हैं, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से दे रहे थे। तो लेमार्क भाई साहब ने यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की थ्योरी पे काम किया, या उसके परिप्रेक्ष्य से बताने की कोशिश की कि आखिर एक स्पीशीज़ दूसरी में बदल कैसे जाती है, एज़ कम्पेयर टू डार्विन भाई साहब, जिसकी कि अभी जिनकी है जो 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 थ्योरीज़ हैं वो हम बहुत ज़्यादा मोटा-माटी मेजर लेवल पे तो एक्सेप्ट करते ही हैं। उसके अंदर में से हल्के-फुल्के वेरिएशन तो हर पर्टिकुलर थ्योरी में आते रहते हैं, तो इस पर्टिकुलर थ्योरी में भी है, तो उसी के अंदर में हम नियो लामार्किज़्म और नियो डार्विनिज़्म भी पढ़ते हैं, जो कि एपिजेनेटिक्स से थोड़ा-सा रिलेटेड होगा। एपिजेनेटिक्स वगैरह क्या है वो हम देखेंगे बाद में, कभी ज़िक्र आएगा तो उसका। और अगर लेमार्क भाई साहब का ही आइडिया डार्विन भाई साहब की फिंचेस पे लगाया जाए, जहाँ पर उन्होंने कहा कि भई एक ही आइलैंड से कुछ चुनिंदा चिड़ियाँ थीं, अलग-अलग आइलैंड में चली गईं, और अगर लेमार्क भाई साहब के नज़रिए से इस बात को एक्सप्लेन किया जाए कि अलग-अलग तरीके की चिड़ियाँ, अलग-अलग तरीके की जो फिंचेस हैं वो कैसे आईं, वो बोलेंगे कि देखो ऐसा है कि जब वो ही चिड़िया कहाँ गई, ऐसे पर्टिकुलर आइलैंड पे गई, तो वो जो उसकी जो मोटी चोंच थी, वो धीरे-धीरे उसने पत्थर पे मारी और वो हल्की-सी पतली हुई, तो उसको 2 वर्म ज़्यादा मिले, उसने और मारी, फिर उसके बच्चों ने और मारी, और वो बच्चे अपनी चोंच पे चोंच मारते जाते थे और पतली शार्प करते जाते थे, और ऐसे कर करके एक दिन उन्होंने अपनी जो चोंच है इतनी लंबी कर ली, क्योंकि वो उस ही ऑर्गन का, उसी चोंच का बार-बार इस्तेमाल करते थे, और वो अपने बच्चों में भेजते थे, इस्तेमाल करते थे, बच्चों में भेजते थे, इस्तेमाल करते थे, बच्चों में भेजते थे। लेकिन आज हम जानते हैं कि असल में हुआ यूँ था कि उस नॉर्मल चोंच की चिड़िया जो थी, उसके बच्चों में जो 10,000 बच्चे अलग-अलग जगह हुए, उसमें से 12-15 बच्चे ऐसे थे कि एक की चोंच थी तोते जैसी, एक की चोंच थी लंबी वाली, एक की चोंच थी थोड़ी-सी ब्रॉड। अब ये जितनी भी चिड़ियाएँ हैं, ये जो अलग पैदा हो गई हैं, जो वेरिएशन के साथ पैदा हो गई हैं, अब वो वेरिएशन कुछ भी हो सकता था, वो कुछ भी, मतलब किसी भी वजह से वो वेरिएशन आ सकता है। वो वेरिएशन आपका रैंडम म्यूटेशन हो गई उसकी वजह से आ सकते हैं, और भी कारण हैं जिसकी वजह से ये रैंडम म्यूटेशंस या रैंडम चेंजेस आ सकते हैं। हम फिलहाल म्यूटेशन को लेकर के बात कर लेते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना, सिंपल रख कर के समझने की कोशिश करते हैं। तो बस हुआ इतना कि ये जो 10,000 चिड़ियाएँ थीं पहले से,
10,000 चिड़ियाओं की जो चोंच है वो नॉर्मल हुआ करती थी। इन 10,000 चिड़ियाओं के जो बच्चे हुए अगले 10,000 मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए, तो अगले जो 10,000 बच्चे थे, अगली जो खेप थी 10,000 की, उसमें से मान लो कि 100-200 ऐसे हो गए जिनके चोंचें थोड़ी-थोड़ी अलग-अलग थीं। उसमें से 1 या 2 या 4 या कुछ चिड़िया तो ऐसी थीं जिनकी चोंच थोड़ी-सी लंबी थी और रैंडमनेस की वजह से थी। कोई किसी ने दिमाग नहीं लगाया इसके अंदर में रैंडमली। बस हुआ यूँ कि अब ये वाली जो हल्की-सी चोंच वाली तेज़ चोंच वाली या पतली चोंच वाली चिड़िया है, इसको बहुत कम मेहनत करने पर भी दिन में बहुत ज़्यादा वर्म मिल जाया करते थे क्योंकि चोंच बहुत आसानी से गड्ढे में जाती थी। चोंच बहुत आसानी से बोरोज़ में और छेदों में जाती थी। चोंच बहुत आसानी से मिट्टी में जाती थी और उसको मिल जाते थे बड़े अच्छे से प्यारे से वर्म, वो खाती थी, पैदा होती थी, बाकी टाइम इस्तेमाल करती थी कि भई कहाँ किसके साथ वो किया जाए सेक्स किया जाए, बच्चे पैदा किए जाएँ और खूब सारे बच्चे पैदा करती थी। और देखा कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये पर्टिकुलर चिड़िया इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में बढ़ती गईं, बढ़ती गईं, बढ़ती गईं, बढ़ती गईं, बढ़ती गईं और इन्होंने ही राज करना शुरू कर दिया और एक ऐसा वक़्त आया कि इस पर्टिकुलर आइलैंड पर इस ही तरीके की चोंच वाली चिड़िया पाई जाने लगीं। तो असल जो मैकेनिज़्म ऑफ इवोल्यूशन रहेगा डार्विन फिंचेस की अगर मैं डार्विन फिंचेस का अगर एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो वो कुछ-कुछ उसकी जो शक्ल-ओ-सूरत बनेगी वो ऐसी बनेगी व्हिच इज़ डिफरेंट जो कि लेमार्क भाई साहब ने जो एक्सप्लेन किया था उससे। और याद करें तो लेमार्क भाई साहब का आइडिया इस बात को भी पुख्ता कर रहा था जो हमने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था। क्या? कि कि जो स्पर्म होता है वो व्यक्ति के शरीर में से जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता रहता है और वो इस इन्फॉर्मेशन स्पर्म में चली जाती है और स्पर्म में बच्चा पहले से मौजूद है। ह्यूमन्क्यूल्स छोटा-सा ह्यूमन उसके अंदर में पहले से मौजूद है और इस तरीके से ट्रेड जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये वही हाइपोथेसिस आज की तारीख में आपको बड़ी अजीब लग रही होगी लेकिन है तो है और आज की तारीख में भी कई ऐसी हाइपोथेसिस हैं जो आगे जाकर के गलत प्रूफ होंगी। और हमको लगा कि कैसे यार इतना ज़्यादा बचकाना सोच सकते थे उस ज़माने के लोग, बट है तो है। लोगों पे ना हम अक्सर इल्ज़ाम लगाते हैं कि लोग रैशनैलिटी तरीके से नहीं सोचते हैं, लॉजिकल तरीके से नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे ना तो पता चलेगा कि जितनी भी डिस्कवरीज़ हुई हैं आज तक वो सारी इसलिए रुकी पड़ी थी क्योंकि लोग लॉजिकली सोच रहे थे, लोग ऑब्वियसली सोच रहे थे। जो है आपके सामने वही लोग सोच रहे थे। अगर आप देखें कि लोग बोलते हैं कि आग कैसे नहीं पता तुम्हें कि हमारे तो नाम में ही भूगोल है, तो हमें तो बहुत पहले से पता था, कि एक धरती गोल है। लेकिन ये कोई वो नहीं है, ये कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं है कि वहाँ पर हमारे जो शास्त्र हैं उसके अंदर में इसका नाम ही भूगोल है। ये एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। अम, लोगों को आप इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि तुमको क्यों नहीं पता कि भई वो सारे बंदे जितने भी फ्लैट अर्थर्स हैं वो बिल्कुल लॉजिकल सोच रहे हैं, बिल्कुल ऑब्वियस सोच रहे हैं, जो उनको जानकारी पेश की जा रही है उसके बिना पर सोच रहे हैं और उनके बिना पर वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप अपनी गली में निकलते हैं, पैदल चलते रहते हैं, पूरे दिन पैदल घूम के आते हैं, आपको हल्का-सा भी नहीं लगता है कि धरती कर्व कर रही है, मैं उधर की साइड गिर जाऊँगा? और इस लॉजिकल सोच के मुताबिक धरती सपाट होनी चाहिए और उनके मुताबिक है। वो तो जब पहला कोई व्यक्ति आया टाइको ब्राहे उसने देखा कि मैं यहाँ से अगर किसी पर्टिकुलर खंबे की ऊँचाई नापूँ दिन में ठीक 12 बजे, तो उसकी जो लेंथ है, वो अगर मैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर चला जाऊँ, तब भी दोपहर के 12 बजे जो खंबे की जो लेंथ है, वो बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब उसने देखा, ये कैलकुलेट करके देखा, तो दोनों जो खंबे की जो परछाई थी, वो थोड़ी-थोड़ी अलग थी। और डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना अलग है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता था और उसकी वजह से धरती की जो है वो आर्क कैलकुलेट की जा सकती थी। आसान भाषा के अंदर में धरती की गोलाई जो है वो कैलकुलेट की जा सकती थी। बट ये सारी चीज़ें जो टाइको ब्राहे वगैरह बंदों ने की या टाइको ब्राहे जो सबसे पहले इंसान से लेकर के कोई पहला व्यक्ति जो आसमान में बहुत ऊपर तक गया और वहाँ से उसने देखा कि अरे! ये तो धरती कर्व कर रही है आगे की तरफ जाते हुए, ये तो गोला है। और भी ऊपर गए बाहर की तरफ तब जाकर के लोगों ने देखा कि ये गोला है मतलब कि इनके बीच में और भी अलग-अलग तरीकों से हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। मैं तो बस पहला और आखिरी केस बता रहा हूँ कि जिसमें हमको बिल्कुल प्रूफ़ हमारे पास था कि धरती गोल है। लेकिन कभी भी क्या इस बात का इल्ज़ाम हम उन लोगों पे लगा सकते हैं कि जो नॉर्मली हम आम ज़िंदगी में देखते हैं, समझते हैं? क्योंकि उनके हिसाब से तो अर्थ फ्लैट होनी चाहिए और है। इसी के पैरेलल में एक और एग्ज़ाम्पल, ये दूसरा एग्ज़ाम्पल है ग्रेविटी को लेकर के कि जब सबको नज़र आ रहा है कि मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ छोड़ता हूँ, तो तुरंत नीचे की तरफ गिर जाती है।
मैं टेढ़ी बिल्डिंग से छोड़ूँ तब भी वो बिल्कुल सीधे में नीचे गिरती है। मैं कैसे भी उसको छोड़ूँ और सीधे बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ लेके धरती की तरफ गिरती है, तो मैं तो यही समझूँगा कि भई कि हर चीज़ धरती की तरफ जाना चाहती है और हर हज़ार साल पहले के व्यक्ति ने यही बोला कि चीज़ें धरती की तरफ जाना चाहती हैं। अम जब ऑपोज़िट सोचा किसी व्यक्ति ने, न्यूटन ने जब ऑपोज़िट सोचा कि भई जितने फ़ोर्स से ये फ़ोन धरती की तरफ गिर रहा है, उतनी ही फ़ोर्स से ये धरती भी उसकी तरफ गिर रही है। वो तो धरती जल्दी से हिल नहीं पाती है, जल्दी से उतनी दूरी तय नहीं कर पाती है, जितनी जल्दी से फ़ोन गिर जाता है, वरना हिलाया तो दोनों को गया है, फ़ोन को भी और धरती को भी। ये नॉर्मल सोच नहीं है, ये लॉजिकल सोच नहीं है, ये मतलब कि लॉजिकल तो कह सकते हैं, लेकिन ये ऑब्वियस नहीं सोचना है, ये बिल्कुल ऑपोज़िट सोचना है, जो लोग सोचा करते थे उससे। और ये तो हो गया, ये एग्ज़ाम्पल हो गया इसका। उसी तरीके से जब डार्विन भाई तो कह रहे थे कि भई चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन डार्विन भाई अकेले नहीं थे, डार्विन भाई से पहले से लोग कह रहे हैं चीज़ें बदल रही हैं, लेमार्क भाई साहब थे। अब जो लड़ाई थी वो केवल और केवल मैकेनिज़्म ऑफ इवोल्यूशन की थी। वो मैकेनिज़्म ऑफ इवोल्यूशन दिया था लेमार्क भाई साहब ने भी, लेकिन लेमार्क भाई साहब ने कहा कि देखो जिराफ के जो पुराने एंसेस्टर हैं उनकी गर्दन छोटी होती थी, वो गर्दन यूज़ करते थे और वो यूज़ और डिसयूज़ की वजह से गर्दन लंबी चली गई। ये एक्सप्लेनेशन लेमार्क भाई साहब ने दिया, जो कि गलत साबित हुआ। दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया हमारे डार्विन भाई साहब ने कि भैया जब भुखमरी हुई, मतलब जब बहुत ज़्यादा कमी हो गई खाने की, तो फिर केवल थोड़ी-सी गर्दन ऊँची वाले जो जिराफ थे जिनकी गर्दन थोड़ी-सी ऊँची थी, उनको ज़्यादा एक्सेस मिली पत्तियों की, क्योंकि वो ऊपर तक पत्तियाँ खा सकते थे, तो वो उनको खाना मिला, ज़िंदा बचे, सेक्स किया, बच्चे हुए, तो गर्दन थोड़ी-सी लंबी हो गई। ये वाला एक्सप्लेनेशन दिया डार्विन भाई साहब ने। लेकिन फिर उनका क्वेश्चन था कि फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरीके से जा रहे हैं। अब यहाँ पर वो पुरानी सोच रखते थे कि मतलब कि जिस तरीके से ऑब्वियस सोच रखते थे। ऑब्वियस सोच क्या है? ऑब्वियस सोच ये है कि अगर घर के अंदर में बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसमें माँ-बाप माँ के ख़ानदान के भी गुण आते हैं, बाप के ख़ानदान के भी गुण आते हैं। हो सकता है कि उसके जो गड्ढे पड़ रहे हैं गाल के अंदर में, डिंपल पड़ रहे हैं, वो बाप की साइड से आ रहे हैं और जो नीली आँखें हैं वो माँ की साइड से आ रही हैं। कुछ इस तरीके के और भी चीज़ें हैं कि कोई कैरेक्टर है बुआ में ही था तो बच्चे में दिखाई दे रहा है, कोई इधर से कोई कैरेक्टर है जो मामा में था तो बच्चे में दिखाई दे रहा है, नाना में था बच्चे में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तो जो ऑब्वियस सोच है कुछ ऐसी-सी नज़र आती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो लिक्विड की तरह होते हैं, वो बहते हुए, मिलाते हुए बच्चे की तरफ पहुँचते हैं। ये ऑब्वियस सी सोच ल नज़र आती है, लेकिन ये ऑब्वियस सी सोच काम नहीं करेगी। इसके बिल्कुल ऑपोज़िट जो सोचा, मतलब बगैर गैर ऑब्वियस तरीके से सोचा मेंडल भाई साहब ने। उन्होंने कहा देखो ये जो ट्रेट पास हो रहे हैं ना, ये जो कैरेक्टर पास हो रहे हैं, ये लिक्विड की फॉर्म में नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जो उससे पहले शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता था, वो शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता था ब्लेंडिंग शब्द का, कि 2 पर्टिकुलर कैरेक्टर को ब्लेंड कर दिया जाए कि भई आपने एक लाल फूल लिया और एक लाल फूल का बीज लिया और एक आपने सफ़ेद फूल वाला, और उनको जब सेक्स कराया तो उनके जो बच्चे थे वो पिंक फूल वाले हुए। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये लिक्विड जो हैं 2 मिल गए हों, जैसे आप लाल रूह अफ़ज़ा और सफ़ेद दूध को मिलाते हैं तो पिंक रूह अफ़ज़ा बन जाता है। उसी तरीके से लोगों को लगता था कि ब्लेंडिंग होती है, लेकिन ब्लेंडिंग तो नहीं होती और इसके बिल्कुल गैर तरीके से सोचा मेंडल भाई साहब ने। उन्होंने कहा कि ये पार्टिकुलेट मैटर है, ये सॉलिड मैटर है, ये कोई ऐसा मैटर है जो कि सॉलिड होता है, मतलब कि ऐसा कुछ उन्होंने फैक्टर नाम दिया कि जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है और पिघलता नहीं है, एक दूसरे से ऐसे इंटरमिक्स नहीं हो जाता है, वो अपनी एग्जिस्टेंस बचाए रखता है। मतलब कि अगर कल को एक जनरेशन के अंदर में कोई कैरेक्टर अगर न भी दिखाई दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिक्स होकर के ख़त्म हो गया है। अगली जनरेशन में वो फिर निकल कर के आएगा, फिर दोबारा से नज़र आ सकता है। ये कहा जब मेंडल भाई साहब ने। और डार्विन भाई साहब के तो इतने अच्छे थे भी नहीं लिखाई-पढ़ाई का हिसाब के कि डेटा को इस तरीके से रखना। बिल्कुल फिर वो नई सोच लेकर के आए ना, इसलिए इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के अंदर में हम उम्मीद करते हैं, चाहते हैं कि अलग-अलग सोच के व्यक्ति आएँ, क्योंकि जब एक ही तरीके की सोच के व्यक्ति राज करने लगते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो सभी एक ही धर्रे से सोचते हैं। कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आ ही नहीं पाती, और हमने हमने अक्सर देखा है कि जब कोई व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग
लेकर के आता है, तब कुछ ख़ास नई तरीके की डिस्कवरीज़ पैदा होती हैं। ये बात इसी का तो एग्ज़ाम्पल है कि जब लोग ट्रेडिशनल तरीके से सोचना बंद करते हैं, ऑब्वियस तरीके से सोचना बंद करते हैं, तब ही जा कर के ना आपका चाहे तो इसका आइडिया आया हो। एक और एग्ज़ाम्पल मेरे को याद आ रहा है तो डिस्कस कर लेते हैं कि भई जब लोगों को नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ वो फेंकते हैं तो वो चलती ही नहीं रहती है। तो ये लॉजिकल या ऑब्वियस था लोगों के लिए सोचना कि चीज़ों की जो पर चरम स्थिति होती है वो है ठहर जाना, वो है रुक जाना। और उम, इसी यही लेकिन जब किसी व्यक्ति ने अलग तरीके से सोचा, जब गैलीलियो ने इसको बोला कि भई देखो मान लो कि कैसे जो ढलान बना हुआ है, यू शेप का सा ढलान है, बहुत ही ग्रेजुअल है ना? तो मान लो कि अगर तुम क्या करोगे, तो ऐसे अगर ढलान है कोई तो बहुत भारी गोला है तुम्हारे पास, तो तुमने यहाँ से छोड़ा, ऊपर था, नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा है और फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर की तरफ चला गया। अब क्या करें, ये जो आपने यू शेप का जो एक एक प्लैंक सोचा है, अब इसकी थोड़ी-सी मुँह की जो चौड़ाई है वो बढ़ा दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपने यहाँ से क्या करा, यहाँ से आपने छोड़ा और जब वो ऊपर जाएगा फिर वो वापस आ जाएगा आपका। फिर मतलब कि मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जब तक यू शेप्ड बनी रहती है, तब तक वो सामने की तरफ जाता है और फिर वहाँ से वापस आ जाता है ना? जब लेकिन अगर वो फ्लैट कर दिया जाए, तो वो चलता ही जाएगा क्योंकि उसके पास वापस आने की कोई वजह ही नहीं है। तो ये सोचा गैलीलियो ने थॉट एक्सपेरिमेंट में और वहाँ से इनर्शिया वाला जो आइडिया है जो कि हम क्रेडिट फिर न्यूटन भाई साहब को दे देते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो न्यूटन का दिया हुआ है मगर वो इनर्शिया का जो आइडिया है वो दिया हुआ है गैलीलियो भाई साहब का। तो यहाँ पर भी अगर मैं सोचूं तो लोगों को लॉजिकली लगता है कि चीज़ों का जो नॉर्मल इनहेरेंट पोजीशन है वो रेस्ट की पोजीशन है, लेकिन हम जानते हैं कि नहीं, चीज़ें इनर्शिया लॉ कहता है कि चीज़ें चलती हैं तो चलती जाएंगी और रुकती हैं तो रुकी रहेंगी जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर अटैक अटैक कर रहा हूँ एक्ट ना कर दे। तो जब भी लोगों ने अलग तरीके से सोचना शुरू किया है तब तब आपको कुछ कुछ भाई आज की तारीख में हम जानते हैं कि किस तरीके से मेंडल भाई साहब के जो आइडियाज़ हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेट या कैरेक्टर्स किस तरीके से जाते हैं, वो मेंडल भाई साहब को उसके ऊपर अथॉरिटी हासिल है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि डार्विन भाई साहब ने नहीं सोचा होगा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जा रहा है सामान। तो उन्होंने जो उसके लिए आइडिया दिया था वो था पैनजेनेसिस का आइडिया। और उन्होंने कहा था कि हमारे शरीर के जितने ऑर्गन हैं वो एक पार्टिकल निकालते हैं, उस पार्टिकल को उन्होंने कहते थे कि जेम्यूल निकालते हैं। और ये पार्टिकल क्या आते हैं धीरे-धीरे इकट्ठे होने लग जाते हैं, मतलब मेरे कान से निकला मेरे कान का जेम्यूल का पार्टिकल और जाके मेरे स्पर्म में बैठ गया, मेरे लिवर से निकला मेरे लिवर का पार्टिकल वो जेम्यूल का पार्टिकल और वो जा कर के बैठ गया। और सेम हो रहा है फीमेल के अंदर में भी। और इस तरीके से वो ये जो पर्टिकुलर जेम्यूल्स हैं, ये जा कर के अल्टीमेटली एम्ब्रियो के अंदर में जाते हैं और एम्ब्रियो के अंदर में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो पेंट्स की तरह, कलर्स की तरह मिक्स होती है और एक नया पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मिलता है। और ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का आइडिया है, ये केवल और केवल डार्विन नहीं, मतलब ये डार्विन का जो आइडिया है वो एरिस्टोटल से बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता था। जहाँ पे फीमेल और मेल के कैरेक्टर जो हैं वो मिक्स होते से नज़र आते हैं। तो ये आइडिया कि हर एक ऑर्गन एक पार्टिकल सा निकाल रहा है, उसको जेम्यूल बोल देते हैं और वो जाकर के एम्ब्रियो में जाकर के बैठता है। इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, जो कि हमारे डार्विन भाई साहब ने दी थी, जो कि भाई भाई सभी लोग तो थ्योरी देते हैं ना ये कि ये मैं इस सोच रहा हूँ कि इस तरीके से ही काम होता होगा। लेकिन पुख्ता काम कर रहे थे हमारे मेंडल भाई साहब। जिस लेवल पर वो चीज़ें गिन रहे थे बाकायदगी से और उनके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो रिप्रोड्यूसिबल थे। तो रिप्रोड्यूसिबल पे आएँगे बाद में क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा-सा पंगा तो चल रहा था कि किस तरीके से आज भी अफ़वाहें हैं कि भैया 7 कैरेक्टर नहीं चुने थे उन्होंने, 7 कैरेक्टर तो उन्होंने दिखाए थे ताकि डेटा में सेंस बना सके। और यहाँ तक कि जब उन्होंने ये काम कर लिया था, आएँगे इसके अंदर में, किसी दूसरे साइंटिस्ट ने उनको, जैसे भई मेंडल ने अपना सामान भेजा था डार्विन को, डार्विन ने पढ़ा नहीं। ऐसा थोड़ा ही कि केवल डार्विन को भेजा होगा। 9 और लोगों को भेजा था और उनमें से कई लोगों का रिप्लाई भी आया था। और कई लोगों ने बोला कि ऐसा करो, ये वाले जो तुमने एक्सपेरिमेंट किए ना, उस पे करके देखो एक बार। तो उसने करा, दूसरा फूल जो बताया उस व्यक्ति विशेष ने, उस पे रिज़ल्ट रिप्रोड्यूस नहीं हुए क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से आज की तारीख में कि जो
मेंडल भाई साहब के जो लॉज़ ऑफ हेरिडिटी हैं, जेनेटिक्स के जो उन्होंने लॉ दिए थे, उसमें से किस तरीके से कुछ उसका और ज़्यादा इवॉल्व्ड वर्ज़न, और ज़्यादा बेहतरीन समझने वाला वर्ज़न, जिसके अंदर में लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे, आएँगे कभी आगे जब ज़िक्र होगा। तो वो जब ऐड करेंगे हम, तब जाकर के ये पूरी की पूरी सेंस बनती है कि अच्छा, इस तरीके से चीज़ें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं, लेकिन उसका एक अहम हिस्सा सोचने का, समझने का कि मैं जो चीज़ जा रही है वो ब्लेंड नहीं हो सकती, वो पानी नहीं है, वो लिक्विड नहीं है, वो फिज़िकल है, पार्टिकुलेट मैटर है। ये सारे आइडियाज़ बिल्कुल पुख्ता हैं, जो कि हमारे मेंडल भाई साहब ने दिए। अब मेंडल ने ये पर्टिकुलर आइडिया ऑफ पैनजेनेसिस दे तो दिया, अब और अपने पब्लिश भी करा दिया, भई कोई आइडिया आता है तो पब्लिश तो करा ही दो। तो किताब में भी लिख दिया ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। अब हुआ यूँ कि अब भई दुनिया भर के आम आदमी भी पढ़ेंगे और वो भी पढ़ेंगे। तो ये अब ज़िक्र आता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, वैसे तो उनका ताल्लुक बायोलॉजी से इतना ज़्यादा है नहीं, उनका जेनकिन नाम है, फ्लेमिंग जेनकिन। फ्लेमिंग जेनकिन एक क्रिटिकल, एक कह लीजिए कि मैथमेटिशियन थे, इंजीनियर थे और जो कि इन्वेंटर थे एक तरीके से। उनका जो इंटरेस्ट था वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिक्स में, लिंग्विस्टिक्स में, फिज़िक्स में, इकोनॉमिक्स में, लिटरेचर में था। अब उन्होंने पढ़ ली, भई इतना विविध प्रकार का व्यक्ति अगर पढ़ता है तो उसमें पढ़ लिया। अब लेकिन उसने इसमें, इस आइडिया में, ये जो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का जो आइडिया है, माफ़ी, इसके अंदर में एक बेहतरीन फ्लॉ ढूँढ के निकाला, क्योंकि हर व्यक्ति कह रहा था ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग, जैसे कलर मिक्स होते हैं, जैसे कलर मिक्स होते हैं। तो बोला कि अगर कलर की तरह तुम इसको बोल ही रहे हो, तो फिर एक बात बताओ कि अगर कलर मिक्स हो गए, तुम उसको वापस से तो अलग-अलग कर नहीं लेते हो। अगर तुमने एक बार रूअफ़ज़ा और दूध मिला दिया और एक बार पिंक शरबत बन गया, तो फिर उसको वापस से दोबारा रूअफ़ज़ा और दूध में तो बदलते नहीं हो। तो फिर दुनिया का हर ट्रेट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे डाइल्यूट होकर के, जैसे मैथमेटिक्स में सारे के सारे एक जैसे हो जाएँगे। जैसे कि उन्होंने एक थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट बताया। उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, ऐसा समझो कि एक व्हाइट कलर का एक बंदा था, और एक आइलैंड था, उसपे सारे काले लोग रहते थे। अब ये जो गोरा वाला बंदा था, ये गया उस पर्टिकुलर आइलैंड आइलैंड पे, उसने सारे के सारे मेल मार दिए और खुद राज करने लगा। वहाँ पे जितने भी ब्लैक फीमेल्स थे उनके साथ बच्चे पैदा करने लगा। अब ब्लेंडिंग में तो उनके आ जाएगा कैसा, ब्राउन ब्राउन सा कलर। अब बोलेगा कि अब इनके बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, और ये मर जाएगा खुद। और पता चलेगा कि सारे के सारे ब्राउन ब्राउन से बच्चे घूम रहे हैं, तो फिर तो गायब हो गया। दुनिया के अंदर में ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट इस तरीके के लोग मिलने ही नहीं चाहिए। अगर मेंडल की वो डार्विन की एक्सप्लेनेशन को सही माना जाए, जो कि जेनकिन ने बिल्कुल सही गर्दन पकड़ ली थी, ये समझ लीजिए इस पर्टिकुलर आइडिया की, कि अगर डार्विन की बात सत्य है तो उनको कभी अलग-अलग तरीके की चोंच वाली फिंचेस मिलनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि सबको मिला-मिलू करके एक जो कॉमन एक चोंच होती है, जैसे सबका ब्राउन कलर वैसे ही सबकी एक तरीके की चोंच, ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मतलब कि ट्रेट फिक्स हो रहे हैं, वाइट कलर कहीं न कहीं फिक्स है। जो चोंच है उसका, वो जो चोंच की चोंचनेस है वो फिक्स है। तो ये आइडिया ब्लेंडिंग का बिल्कुल भी एंटरटेन ही नहीं किया जा सकता था जेनकिन के द्वारा, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से पटकनी दी जेनकिन ने डार्विन के इस पर्टिकुलर आइडिया को। तो भले से किताब भी पब्लिश हो गई थी, पॉपुलर भी बहुत हो गई थी, लेकिन उसके अलग-अलग पार्ट पे अलग-अलग लोगों ने अलग तरीके से तनकीद की, क्रिटिकली इसको एनालाइज़ किया, और इस तरीके की ऑब्जर्वेशंस होनी भी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। खूबसूरत ख़्याल ये है कि जब तक ये बग़ैतियाँ चल रही हैं, इससे बहुत पहले मेंडल भाई साहब बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि किसी पर्टिकुलर छोटे से जर्नल के छोटे से पेपर को ऐसे कहीं कोने में पड़ा हुआ है वो, और ऐसा हुआ है हमारे साथ। हमने कई जो डिस्कवरीज़ होती हैं वो हम बाद में आकर के रिविज़िट करते हैं, जैसे कि अपने समय में बारबरा मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन्स के बारे में बताया था, जब उन्होंने कहा कि जीन्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह कूद सकते हैं, तो पूरी दुनिया हँसी, उनको दरकिनार कर दिया गया। वो कहीं दूर-दराज में जाकर के अपनी भुट्टे के ऊपर रिसर्च वगैरह करने लगे, और फिर जब जाकर के जेकब मनूर और वगैरह ने सोचा, इस आइडिया को रीडिस्कवर किया, तब जाकर के उनको उनका हक मिला, वापस से उनको नोबेल प्राइज़ मिला। और ये तो वो केसेज़ हैं जिनमें मिल गया। कई तो ऐसे केस, ज़्यादातर ऐसे केसेज़ हैं जहाँ पर मिलेगा भी नहीं, और इसके लिए अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँगा तो बहुत खूबसूरत एक सीरीज़ है, और उस सीरीज़, वो किताब पर ही बेस्ड है, और उस सीरीज़ का नाम है लेसन्स इन केमिस्ट्री।
और बेहतरीन बेहतरीन मतलब एक ऐसी फीमेल की कहानी जो कि पर्सनल लॉस से गुजर रही हैं, जो कि साइंस की दुनिया से गुजर रही हैं। कुछ लोग हैं जिनको नहीं मज़ा आता है दुनिया के साथ घुसने में। उस व्यक्ति के पास अगर बच्चे की जिम्मेदारी हो तो किस तरीके से वो बच्चा बड़ा किया जाएगा। बहुत 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 खूबसूरत सीरीज़ है। लेसन्स इन केमिस्ट्री किताब पर बेस्ड है एक, और बिल्कुल अच्छे तरीके से बताती है कि क्या हालत होती है फीमेल्स की, किसी भी इंडस्ट्री में होती थी। और ये स्पेसिफिक केस है कि साइंस की दुनिया में, और ऐसी कहानियाँ भी बहुत कम मिलती हैं कि साइंस की दुनिया में फीमेल्स की कहानियाँ। अब ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने की तरह जब डार्विन को इस तरीके के बात चीज़ के बारे में पता चला तो उठ गए, रूस गए। नहीं, उन्होंने पूरी तारीफ़ करी उसकी, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि वाक़ई में इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर में फ्लॉ था, जिस चीज़ को दोबारा से सोचने और समझे जाने की ज़रूरत है, और बेटर एक्सप्लेनेशन आएगी तो हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे उसमें चीज़ को लेकर के। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आइडिया था ये मेंडल की नज़र के सामने से गुज़र चुका था। माफ़ी, ये जो आइडिया था ये डार्विन की नज़र के सामने से पहले से गुज़र चुका था। मेंडल का जो पेपर था, मेंडल का पेपर था जो कि 1866 में पब्लिश हुआ था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से हुआ था। एक बेकार मतलब छोटे से किसी जर्नल में ब्रूनो के पब्लिश हुआ था, जर्मन में छपा था। इतनी सारी उसके अंदर में मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन थी, और डार्विन को तो खास करके इतने ज़्यादा डेटा वगैरह से नफरत थी, कुछ समझ में ही नहीं आता था। अब इतनी खतरनाक बात हुई कि उनके पास जो गट्ठर था उसके अंदर में पेज नंबर 50 पे उन्होंने मतलब लिखा कुछ, 51 पे उन्होंने कुछ लिखा, 53 पे लिखा। उन्होंने ये सारे पन्नों पे चीज़ें लिखी, लेकिन अजीब है कि उन्होंने पेज नंबर 52 पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, और कोई नोट उसके अंदर में नहीं था। 1870 के आसपास की बात है ये। और उसे ही पन्ने पर मेंडल वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, और मेंडल और डार्विन ने अब उसको एक नज़र पर देखा, नहीं पढ़ा, क्या हुआ कैसे हुआ कोई नहीं जानता। और दो लोग जिनकी जर्नी रही थी थियोलॉजी से साइंस की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि डार्विन भाई साहब भी भगवान की शरणागति से थियोलॉजी से जो है वो पूरे पहुँचे थे यहाँ तक, नेचुरल हिस्ट्री तक। और एक तरफ वो बंदा भी, वो ऑस्ट्रियन मॉन्क भी, जो कि अपने डेटा वगैरह से ज़्यादा अपने आप को रेजोनेट कर पाता था भले से, एज़ कम्पेयर टू भगवान से। तो दोनों की जर्नी एक थियोलॉजी से साइंस की तरफ ही जा रही थी, लेकिन कभी ये दोनों बंदे आपस में मिल नहीं पाए, बस हल्का सा एक दूसरे को छू करके निकल लिए। पेज नंबर 52 पे कुछ नहीं लिखा था डार्विन ने। और अगर पढ़ा होता तो इतिहास हम 35 साल आगे होते। 35 साल लग गए मेंडल को दोबारा से रीडिस्कवर होने में, और वो 35 साल अगर वो बंदे मिल जाते तो क्या ही तबाही हो जाती, है ना? तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्या करें। और आज हमने जो चैप्टर, ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया। कोशिश करेंगे कि चैप्टर्स की फॉर्म में ही वीडियोस को मैं बनाऊं। और ये चैप्टर था द वेरी वाइड गैप वाला जो चैप्टर है, मतलब मैं ज़रा नाम देखूं, इस चैप्टर का नाम यही था ना, हाँ, द वेरी वाइड ब्लैंक। और तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।